डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमने स्टार्ट किया था. It is a large establishment which sells a variety of products which aim is to satisfy the all needs of the customers under one roof. ठीक है ना. हमने यहाँ बात की थी everything whether it is pin or a plane or elephant is a spirit behind the departmental store. और इस टाइप के जो स्टोर्स है मोस्टली यूएसए में होते हैं. ठीक है. अब जो है इन इंडिया भी हम डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स हैं इस टाइप के खुल रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे अभी बाहर की कंट्रीज में. ठीक है ना. यहाँ पर बिग बाजार, रिलायंस फ्रेंच, स्पेंसर्स जो हमने कल बात की थी, दे आर द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. फिर हमने एडवांटेजेस किए थे. फर्स्ट इज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. सेकेंड इज कन्वीनियंस इन बाइंग. ठीक है. जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर की हमने बात की थी, ये यूजुअली जो है सेंट्रल प्लेसेस में होती है, इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को. और कन्वीनियंस इन बाइंग है क्योंकि आपको हर चीज एक ही रूफ के नीचे मिल जाती है, तो आप कन्वीनियंटली अपनी शॉपिंग कर सकते हैं वन रूफ के अंडर. फिर है अट्रैक्टिव सर्विसेज. सर्विसेज की बात करें तो ये आपको काफी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं. आप मतलब परचेजिंग के साथ साथ आपको सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, लाइक होम डिलीवरी, टेलीफोन ऑर्डर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट, सैलून्स. लार्ज स्केल ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं. पर्टिकुलरली परचेज ऑफ गुड्स जो है ये डायरेक्टली जो परचेज करते हैं, तो इससे क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स इंक्रीज का फायदा मिलता है. साथ ही इसमें आ जाएगा प्रमोशन ऑफ सेल्स. ये हेल्प करते हैं टू प्रमोट आवर सेल्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज. ठीक है. काफी एक्टिविटीज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं, लाइक फ्री गिफ्ट्स और ये कॉन्टेस्ट रखवा के. और लास्ट हमने लिखवाया था प्रोफेशनल मैनेजमेंट मींस लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी. डिपार्टमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होती है विद साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ, और यहाँ पर जो भी वर्क करता है वो स्पेशलिस्ट होते हैं इन देयर फील्ड्स. ठीक है ना. एडवर्टाइजिंग में, बाइंग में, सेलिंग में, प्राइसिंग में, सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं. अब आ जाती है लिमिटेशंस. आपको एडवांटेजेस तो काफी मिल गए, लेकिन इनकी काफी लिमिटेशंस भी हैं इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की. फर्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन. लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन मींस there is a lack of personal touch in these departmental stores and it is difficult to give personal attention. आपको पता है आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाओ, अपने आप देखना होता है, अपने आप पिक करना होता है सामान, आपको कोई पर्सनल अटेंशन नहीं देता. ठीक है ना. और ना ही वो पर्सनल अटेंशन देते अपने कस्टमर्स को जो डेली भी आ रहे हो चाहे. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल टच तो है ही नहीं, पर्सनल अटेंशन तो बिल्कुल नहीं है. सेकेंड है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट. डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स होते हैं इनका जो रहने का खर्चा होता है, मतलब इनको ऑपरेट करने का, वो काफी हाई होता है क्योंकि इनकी जो सर्विसेज है, इनकी जो फैसिलिटीज है ये देते हैं, उन पे काफी जो है खर्च आता है. तो आप कह सकते हो एज अ रिजल्ट अगर इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इतना खर्च आता है तो ऑब्वियस है ये जो गुड्स हमें प्रोवाइड करवाते होंगे वो हाई प्राइसेस के होते होंगे, कहीं ना कहीं कस्टमर्स के ऊपर ही वो पड़ता है बर्डन. तो दे आर नॉट अट्रैक्टिव टू लोअर इनकम ग्रुप्स पीपल. जो लोअर ग्रुप इनकम है, ठीक है ना, ये सिर्फ रिच पीपल या जिनके पास मनी है वो जा सकते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप से खरीद सकते हैं. ठीक है ना. लो इनकम ग्रुप वालों के लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है. थर्ड इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. लॉसेस कैसे आ सकते हैं इनको. देखिए लॉसेस जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को ज्यादा रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो हायर है. आपने देखा होगा ऐसे स्टोर्स पे काफी गुड्स जो है स्टॉक रखा होता है और
ऐसे स्टोर्स वही होते हैं जहां जल्दी जल्दी फैशन चेंज होता है, तो कभी भी आउट ऑफ फैशन चीज हो जाए, क्लियरिंग सेल लगानी पड़ती है इनको, मतलब इनका जो स्टॉक है ना वो काफी बच जाता है, बाद में इनको सेल लगा के डिस्काउंट दे के उसे क्लियर अप करवाना पड़ता है। तो ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर को लॉस, ऑब्वियस है जितना बड़ा काम उतना बड़ा ऑपरेट करना, उतनी वेराइटी रखना, तो कहीं ना कहीं अगर चेंज ऑफ कस्टमर्स का, चेंज ऑफ टेस्ट बदल गया है, फैशन बदल गया है, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल्स जो है वो बेकार हो जाते हैं, फिर उनको वो सेल में निकालने पड़ते हैं, तो इनको ऐसे से लॉस हो जाता है। फोर्थ आ जाएगा इनकन्वीनियंट लोकेशन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादातर सेंटर ऑफ द सिटी पे होते हैं, ठीक है, वो लोकेशन पे तो बड़े ठीक होते हैं, पर कई बार कस्टमर्स को इनकन्वीनियंट लगता है, क्योंकि कस्टमर प्रेफर करता है अपनी नियर बाय प्लेसेस के में, आसपास कौन से है, क्योंकि मोस्टली गुड्स उनको ऐसे चाहिए होते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाए आसपास एरिया में, शॉर्ट नोटिस पे उनको गुड्स चाहिए होते हैं। तो कौन इतने बड़े डिपार्टमेंटल में जाए, घूमे, वहां से एक छोटी सी चीज ले, तो लोग जो है इसे प्रेफर नहीं करते, तो इसकी लोकेशन भी कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट लगती है, क्योंकि हर कोई इजी वे में, इजी आसपास में लेना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं ये इनके आप कह सकते हो लिमिटेशंस हैं, पर क्योंकि हम कह सकते हैं इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं है डिपार्टमेंटल स्टोर जितना आउटसाइड दी वर्ल्ड है, अदर कंट्रीज में है, क्योंकि हम मानते हैं वहां पर जो क्लास ऑफ पीपल है वो हाईली रिच है, तो कभी कहीं ना कहीं हम इसीलिए यहाँ पर ये फेल है थोड़ा सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्लियर? एनी डाउट? यस, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? आज ये हमारा डिपार्टमेंटल जो स्टोर है फिनिश हो गया, जिसमें हमने उसकी एडवांटेजेस, मेनली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमने इसमें करना ही सिर्फ दो है, एक डिपार्टमेंटल और दूसरा ये चेन स्टोर, सेकेंडरी टॉपिक है इसके साथ। चेन स्टोर्स को हम मल्टीपल स्टोर्स भी कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या फर्क है डिपार्टमेंटल और इसमें। अब क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पहले एग्जांपल फिट हो जाए, फिर आप समझ जाओगे। चेन स्टोर ज्यादातर वो स्टोर्स होते हैं जिनका एक ही शॉप में अंडर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम कहें बाटा स्टोर, बाटा हमारा है, बाटा पे आपको सिर्फ बाटा से रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे उनकी सॉक्स हो, चाहे उनके शूज हो, चाहे उनके स्लीपर्स हो। समझ रहे हो मेरी बात? डिपार्टमेंटल में क्या था, वेराइटी ऑफ थिंग्स थी, पिन टू प्लेन, जैसे हमने बोला एक पिन भी मिल जाएगा, लेने को जाओ तो प्लेन भी, कहावत है प्लेन मिल नहीं जाएगा वहां, लेकिन एक वो है कि पिन से लेके प्लेन तक आपको अवेलेबल होगा। लेकिन चेन स्टोर एक वो स्टोर है जहां आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, एक ही ब्रांड के होंगे, वो चेन स्टोर्स में आता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा, बाटाज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, ठीक है ना, जिनका अपना एक ब्रांड है और उसके बेसिस पे वो चलते हैं। चलिए, चेन स्टोर्स को हम मल्टीपल स्टोर्स भी कहते हैं। अगर मल्टीपल स्टोर्स के बारे में आया या चेन स्टोर तो समझ जाना। चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर्स आर द नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप्स which are owned by single business enterprises, मतलब which are owned and operated by the manufacturers who have centralized, मतलब इनकी जो मैनेजमेंट होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी। अंडर दिस number of shops with similar appearance are established in locality spread in different parts of country। मीन्स अगर मुझे फ्रेंचाइज लेनी है बाटा की तो मैं ले सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने शहर में अपनी लोकेशन पे खोल सकती हूँ। तो चेन स्टोर ऐसी स्टोर्स होती हैं जो अपने जो फ्रेंचाइज खोलती है, अपनी शॉप्स खोलती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, अपने रिटेल शॉप्स खोलती है, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वेदर इट इज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, और आइडेंटिकल होंगी। लाइक बाटा का मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया है, बाटा से सबको पता है बाटा का, ठीक है ना। तो बाटा हो गया, नेरोलाज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हल्दीराम हो गया, हम अगर इनमें मेल देखें,
नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ चेन स्टोर। क्लियर डेफिनेशन ऑफ चेन स्टोर्स। ये जो शॉप्स होती है ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में रन करती है, मींस इनका सारा जो वर्क होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है ना। अभी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, आपको फिर फर्क नजर आ जाएगा डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर में। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा लोकेशन। पॉइंट के आगे नेम दिया नहीं हुआ, आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। ये जो शॉप्स होती हैं ये लोकेटेड होती हैं सेंट्रल पोजीशन पे, सेंट्रल प्लेस पे, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन शॉप्स में वो क्लियरली मेंशन होते हैं, क्लियरली सीन होते हैं, हम कह सकते हैं। और इनकी जो लोकेशन होती है वो सेंटर प्लेस पे होती है, नियरेस्ट टू द रेजिडेंट्स हमारे मिल जाती है। क्लियर लोकेशन का पॉइंट, मतलब ये ज्यादातर पॉपुलेटेड लोकेलिटीज में होती है। सेकंड आ जाएगा सेंट्रलाइज्ड परचेजेस। ये वर्ड है सेंट्रलाइज्ड परचेजेस। सेंट्रलाइज्ड परचेजेस का क्या मीनिंग है कि चेन स्टोर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विस की, वो सारी कहाँ से सेंट्रलाइज्ड होती है? हेड ऑफिस से। आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल बाटा से प्रोडक्ट लाते हो और आपका ठीक नहीं निकलता, तो वहां के मैनेजर्स आपको क्या कहेंगे कि हेड ऑफिस में कंप्लेंट करेंगे, वहां से आएगा फिर आपको मिलेगा, कुछ भी इस टाइप का। तो उनका सारा जो काम है वो सेंट्रलाइज कहाँ से होता है? हेड ऑफिस से। वहीं से ही गुड्स डिस्पैच होते हैं जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं से सारा काम ऑपरेट होता है। तो कहीं ना कहीं गुड्स आर डिस्पैच टू डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, और इट सेव द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज कॉस्ट। और इससे अलग अलग जो ऑपरेशन कॉस्ट थे, अभी पिछले हमने टॉपिक में किया, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रलाइज्ड है। मतलब एक हेड ऑफिस है, उसने अलग अलग जगह पे अपने वो खोले हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं, हम खोलना चाहते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम उस किसी भी उसकी वो खोल सकते हैं। थर्ड आ जाएगा सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब सेंट्रलाइज्ड अभी हमने ऊपर परचेजेस का, थर्ड पॉइंट आ जाएगा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। वही सेम बात है, जितने भी यहाँ पर स्टोर्स होंगे, जितने भी यहाँ पर मैनेजर्स होंगे, उनको डायरेक्टली सुपरविजन कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। जो भी डे टू डे की एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, जो भी रिटेल की डेली रिपोर्ट्स होंगी, कितना सेल किया, कितना कैश डिपॉजिट्स आया, कितना स्टॉक जो आपका है लेफ्ट आउट है, वो सारा आपको हेड ऑफिस को डायरेक्ट जो सुपरवाइज आपको कर रहा है उसको बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे किसका कंट्रोल है? हेड ऑफिस का। क्योंकि जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। आपने देखा होगा, अगर एक 10% डिस्काउंट दे रहा है तो सबको ही देना पड़ेगा, वो चाहे शॉप कहीं भी खुली हो, ऑल ओवर द कंट्री। अगर उन्होंने एक सेल लगाई है तो वो सब जगह चलेगी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या सेंट्रलाइज कंट्रोल है, ठीक है ना। फिर आ जाएगा वही, इसी में आ गया ऑल ब्रांचेस आर कंट्रोल बाय हेड ऑफिस, और जो भी पॉलिसीज है वो सारी जो है वो इसमें देनी पड़ेगी। और साथ ही अगर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसको एक ही पॉइंट हम बना सकते हैं, सी एंड डी को सेंट्रलाइज कंट्रोल है, पॉलिसीज जो भी इंप्लीमेंट होती है वो हेड ऑफिस से होती है। फिर आ जाएगा प्राइजेस ऑफ गुड्स की बात आई, तो ये इसका पॉइंट आ जाएगा कैश सेल्स। यहाँ पर जो भी प्राइजेस होते हैं गुड्स के ऐसी शॉप्स में, वो हमेशा कैश बेसिस पे होते हैं। आपने कभी भी क्रेडिट पे ऐसी शॉप से सामान नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंटल में हमने पढ़ा, वो हमें क्रेडिट फैसिलिटीज दे देते हैं, लेकिन जो चेन स्टोर्स होते हैं या मल्टीपल स्टोर के शॉप्स होती हैं, वहां पर सारी जो एंट्रीज होती है सब कुछ कैश बेसिस पे चलता है। जितना भी कैश रियलाइज्ड होता है सेल से, मतलब रिसीव होता है उनको, वो सारा के सारा लोकल बैंक में, उनके जो भी हेड ऑफिस का यहाँ बैंक होता है, वहां शाम को जाके डिपॉजिट करवाना होता है। इनका डेली का काम होता है। आज की कितनी सेल हुई,
सारा रियलाइज करके देख लिया, जो भी खर्चे निकाल के जो भी आपका बचा वो सारा लोकल बैंक जो भी अकाउंट होता है उनके हेड ऑफिस का वहां आपको डिपॉजिट, क्योंकि हो सकता है हेड ऑफिस तो कहीं भी हो, चेन्नई में हो, ठीक है, स्टोर्स उनके यहाँ हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ में खुले हुए हैं, तो रोज का जो भी उनका होगा वो आपको उनके डिपॉजिट करवा के आना पड़ता है। फिर आ जाएगा इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन की बात आ जाएगी। जो हेड ऑफिस होता है वो नॉर्मली किन्हें अपॉइंट करते हैं, इंस्पेक्टर को, जो डे टू डे सुपरविजन करने आते हैं शॉप्स की, ठीक है, क्वालिटी चेक करने आते हैं, कस्टमर्स को हम कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, पॉलिसीज बताने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेड ऑफिस होता है उनकी ये ड्यूटी होती है, वो इंस्पेक्टर्स को भेजते हैं ताकि वो चेक करें कि हमारे जो ये चेन स्टोर्स चल रहे हैं क्या ये प्रॉपर चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, या कोई दिक्कत इनको तो नहीं आ रही। तो इस टाइप का जो भी होगा वो वहां जाके चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, डीसीएम, रेमंड्स, नेरुलास, मैकडोनल्ड्स, बाकी बहुत सारे हैं, बाटा शू, ठीक है ना। अब इसमें हमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 5, 6, तो आप इसमें और भी लिख सकते हैं। प्राइजेस का लिख लीजिए, फीचर, गुड्स जो भी यहाँ पर सोल्ड होते हैं उनके जनरली जो प्राइस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ये नहीं कि हम बार्गेनिंग कर लेंगे, यहाँ पर जाके बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, प्राइजेस जो है जनरली फिक्स्ड होते हैं। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, विंडो ड्रेसिंग, विंडो विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी आप बाटा के स्टोर पे चले जाओ, कोई भी आप रेमंड्स के स्टोर पे चले जाओ, इनकी जो भी डेकोरेशन है, इनका जो भी सेटिंग्स है, सबकी एक जैसी होगी। बाटा का जैसे रेड रेड एंड व्हाइट को लिया हुआ उन्होंने, तो आपने कहीं भी आप चले जाओ ऑल ओवर द कंट्री, अगर आपको बाटा का शोरूम मिलेगा तो आप इजिली वैसे ही पहचान लोगे, क्योंकि उनका जो सेटिंग है, उनकी जो डेकोरेशन है वो एक जैसी होती है। तो इनके जो सारे स्टोर्स होते हैं उनका एक ही स्टाइल, एक ही सेटिंग होती है। तो ये भी एक पहचान है चेन स्टोर्स की, इसे विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। क्लियर, फीचर्स क्लियर। हाँ जी, एनी डाउट? चले आगे। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, बाटा एंड नेरुलाज आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिटेलर। तो आपको हो सकता है ऑप्शन दियो, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, तो भी आप बता सकते हो बाटा एंड नेरुलाज आर चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर। फिर आ सकता है पिन टू प्लेन इज अ मोटो ऑफ विच रिटेल स्टोर। पिन से लेके प्लेन तक आपको कहाँ मिल सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे भी लाइन आ सकती है, दिस फॉर्म ऑफ रिटेलर हैज नेटवर्क ऑफ वेरियस रिटेल शॉप्स विद सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट and all the shops deal in similar line of standardized and branded consumer products। बताइए, this type of retailer जो है, it provide facilities and services to consumers, मतलब retail shops with centralized management, और जो भी शॉप्स है वो सिमिलर लाइन ऑफ स्टैंडर्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। बताइए कौन सा हुआ ये, चेन स्टोर और चेन स्टोर हुआ, क्योंकि इन्होंने बोल दिया सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एक तो वर्ड, और एक सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स, मतलब एक जैसे से मिलेंगे। इसके अलावा आपको आ जाएगा, दिस रिटेलर प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू आवर कंज्यूमर सच एज रेस्टोरेंट, ट्रेवल, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम। बताइए कौन सा होगा, दिस रिटेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द कंज्यूमर। कौन सा रिटेलर है जो हमें वेरियस सर्विसेज भी डिपार्टमेंट देता है? स्टोर्स। हाँ जी, रेस्टोरेंट, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम, ट्रेवल, कुछ भी ऐसा आए तो ये हमने भी पढ़ा था, डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं इनमें सारी फैसिलिटीज होती। तो इस टाइप के अगर आपको आए इजिली पहचान सकते हो, ठीक है ना।
चलिए अब हम करते हैं इनके एडवांटेजेस। फीचर्स तक क्लियर है? यस। चलिए अब एडवांटेजेस करते हैं। देखो फीचर्स जब हमने कर लिए दोनों, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस उसमें वैसे हमारे कवर अप हो जाते हैं। अब आ जाता है एडवांटेजेस। जो मल्टीपल या चेन स्टोर्स है हमें वेरियस टाइप ऑफ एडवांटेजेस देते हैं कंज्यूमर को। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। फिर वही चीज आ गई, क्योंकि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट है, सेंट्रल हेड ऑफिस से बन के आते हैं, तो यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन को आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब एक शॉप है, ठीक है, वो जितना मर्जी चाहे प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर सकती है। सेकंड आ जाएगा एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। जैसे होल से उसमें डिपार्टमेंटल में भी यही था, मिडल मैन था नहीं, फैक्ट्री से सीधा प्रोड्यूसर से हमें मिल रहा था। यहाँ पर भी मिडल मैन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जो फैक्ट्री से आ रहा है, उनकी जो भी डायरेक्टली कंपनी से आ रहा है वो कंज्यूमर को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मिडल मैन जो होता है, अननेसेसरी जो मिडल मैन होते हैं उन्हें रिमूव करता है। ये गुड्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से आते हैं और कंज्यूमर को सोल्ड हो जाते हैं। थर्ड है नो बैड डेट्स। बैड डेट्स की तो बात ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि सारा ही कैश पे है, क्रेडिट तो है ही नहीं। कभी भी आप मैकडोनल्ड्स या पिज्जा हट पे जाओगे, वो कहोगे थोड़ा ना उधार पे दे दूं, नहीं, वहां तो होगा ही कैश बेसिस पे। जब कैश बेसिस है तो फिर बैड डेट्स कहां से होने। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। शॉर्टेज ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच कैन बी मेट थ्रू ट्रांसफर ऑफ अदर। अब इनकी सबसे खासियत ये है कि इनकी ब्रांचेस, मान लो चंडीगढ़ में बाटा की एग्जांपल करें तो कितने सारे बाटा के शोरूम्स हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर एक जगह डिमांड कम होगी, फॉर एग्जांपल 17 में शोरूम है, वहां पर डिमांड अच्छी है, बजाय दूसरे अगर हम और सेक्टर्स में देखें, तो ये क्या करते हैं, किसी दूसरे सेक्टर से मंगवा के अपने पास सामान रखवा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे डिमांड बढ़ती है, जिस साइड डिमांड ज्यादा होती है वहां से मंगवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर और गुड्स हो जाते हैं। और गुड्स जो डिमांड में नहीं होते, मान लो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी अब नई डिमांड हो रही, जो बच गया, वो वापस हेड ऑफिस में भेज दिया जाता है, मतलब उन्हीं को दे दिया जाता है। यहाँ ये तो है नहीं कि अपना कोई लॉस होगा, ठीक है ना। जितना बिका बिक गया, हमारे से सेल होगी, जो हमारा बच गया वो हेड ऑफिस वापस चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डेड स्टॉक है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक एक सेक्टर में काफी डिमांड है और एक सेक्टर में कम है, तो वहां से मंगवा के वहां सेल कर दिया जाएगा। एट द एंड प्रॉफिट तो एक ही को हो रहा है ना, हेड ऑफिस में। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क है, वही बात है। अगर एक लॉस किसी भी शॉप को होता है और बाकी को प्रॉफिट होने से क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, एक जगह शॉप अच्छी चल रही है, दूसरी जगह नहीं चल रही, तो वहां से सामान उठवा लेंगे और उधर सेल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी इनका बढ़ जाता है, बराबर हो जाता है। देन है लो कॉस्ट। क्योंकि मल्टीपल जो शॉप्स होती है वो ऑपरेट लो कॉस्ट में हो जाती है, डिपार्टमेंटल की तरह उनके हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी सेंट्रलाइज परचेजिंग है, मिडल मैन है नहीं, इनको इतना प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अपना प्रमोशन खुद करती है, अलग अलग ब्रांचेस उसकी प्रमोशन नहीं करते। ना ही बैड डेट्स का कोई खतरा है, क्योंकि कैश बेसिस पे है। तो कहीं ना कहीं इनका तो हर चीज ठीक है, इनको तो लो कॉस्ट पे ही सब कुछ पड़ता है, ठीक है ना। तो इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनकी तरह, डिपार्टमेंटल की तरह वो इतने हाई नहीं होते, क्योंकि ना तो इनको प्रमोशन करनी है, ना इनको सेल्स बढ़ाने की पड़ी है, अभी हमारा सेल कम हो रही है, ना इनके कोई कैश बेसिस वाला पंगा है, क्रेडिट वाला पंगा है, ना इनको मिडल मैन है। तो कहीं ना कहीं इनकी लो कॉस्ट होती है। क्लियर? एंड लास्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं इनमें हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो लॉस मेकिंग रिटेल शॉप्स होती है इनकी, वो ये क्लोज कर देते हैं, ये शिफ्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं बार बार वही दे रही हूँ। एक 17 में शॉप है बाटा की, और फॉर एग्जांपल एक 22 में है। तो 22 वाली मान लेते हैं हम नहीं चलती, ठीक है, और 17 वाली अच्छी चलती है, तो पहले तो गुड्स एक्सचेंज की बात हमने की, ट्रांसफर करवा सकते हैं वहां से। अगर लगता है कि यहाँ नहीं चल रही, इस सेक्टर में काम नहीं है, इस सेक्टर में काम नहीं चल रहा, तो ये क्लोज कर देते हैं, ये उसको ऐसी शिफ्ट कर देते हैं ऐसी लोकेशन पे जहां अच्छा चल रहा है। 17 में अच्छा चल रहा है, चलो 17 में 2 खोल दी इन्होंने फिर। तो इस टाइप की भी ये कर देते हैं। तो यहाँ इस सिस्टम में ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है।
जो शॉप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही या तो उसको क्लोज कर देंगे या उसको शिफ्ट कर देते हैं। इससे कोई प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, जहां नई जगह खोलते हैं वहां पर चल पड़ती है, वो देख के मार्केट सर्च करके वहां चला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चेन स्टोर में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। क्लियर? मैं रिपीट कर देती हूँ। एडवांटेजेस, फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन बल्क में परचेजिंग हो जाती है तो इनको बेनिफिट्स मिलता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन है, क्योंकि मिडल मैन को रिमूव कर देते हैं तो जितना प्रॉफिट्स होता है सारा इन्हीं को होता है और सीधा फाइनल कंज्यूमर तक जाता है। बैड डेट्स है नहीं, क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो कैश बेसिस पे है, तो नो फियर ऑफ बैड डेट्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, और जिस तरफ डिमांड नहीं है वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क है, जो भी लॉस है वो एक शॉप से ऑब्जर्व दूसरी शॉप से प्रॉफिट के बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि अगर एक शॉप लॉस कर रही है पर दूसरी प्रॉफिट कर रही है तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है। लो कॉस्ट है, क्योंकि इनकी सेंट्रलाइज परचेजिंग है, मिडलमैन है नहीं, प्रमोशन ऑफ सेल्स इनको करना नहीं, वो सेंट्रल से होगा। बैड डेट्स है नहीं, तो कहीं ना कहीं लो कॉस्ट है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की करें तो हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जो रिटेल शॉप्स हैं वो कभी भी क्लोज और शिफ्ट हो सकती है टू दी लोकेशन जहां प्रॉफिटेबिलिटी मिले ऑर्गेनाइजेशन को, जहां प्रॉफिट ज्यादा आन हो उस लोकेशन पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है इसमें। पर पॉइंट्स को ध्यान रखना है, मोस्टली जो डिपार्टमेंटल और इनके काफी मिलते जुलते पॉइंट्स लिखेंगे, पर अगर आप माइंड में एग्जांपल को रखोगे तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आपके माइंड में पता है आपको ये एग्जांपल है और मैं इसको अच्छी तरह डिफाइन कर सकता हूँ तो फिर बस वो हो जाएगा। पॉइंट्स को याद रखिए, पॉइंट्स लर्न होंगे तो आप अपने आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को।